4 दिन बॉर्डर पर तनाव क्या हुआ, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया। इतना डर गया कि उसे अपनी हार पहले ही दिखाई देने लगी। हार के डर से पाकिस्तान को लगा सीज फायर ही ठीक है। युद्ध विराम के लिए दर दर भटका। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। यह जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि दोनों देश भारत और पाकिस्तान से बातचीत हुई और दोनों देश पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। भारत ने कहा कि अपनी शर्तों पर हम सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने 4 दिन में समझ लिया कि भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो बॉर्डर पर तनाव के बीच लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides. उम्मीद करते हैं कि सीज फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए। मैं मान के चलता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार जो निर्णय लेगी सब सही लेगी। निश्चित रूप से ये भारतीय पक्ष की जीत भी है, जिसने दुश्मनों को घुटने तले ला करके अपने देश के दुश्मनों से निपटने का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। तो बॉर्डर पर तनाव के बीच लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर मुखर थे। लोगों का कहना था पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए। ये भारत नया भारत है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सीज फायर लागू होने के बाद लोगों को क्या कहना है लोगों का, यह भी आपको सुनना चाहिए। पाकिस्तान डर गया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान डर गया है। इसीलिए वो ट्रंप के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है कि कैसे भी करके आप भारत को मनाइए। बस सिखाना चाहिए, इससे जल्दी वो तो अपने घुटने टेक लेंगे, लेकिन नहीं, उनकी बिल्कुल भी कहना नहीं सुनना चाहिए। भरोसे के काबिल नहीं है पाकिस्तान। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस हिसाब से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करी है, पूरे दुनिया को एक मैसेज गया है कि भारत इतना सामर्थ्यवान राष्ट्र है कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। तो सीज फायर हो गया है। हालांकि 12 तारीख को फिर डीजीएमओ बात करेंगे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीज फायर भले ही हो गया है, लेकिन भारत की स्ट्राइक अभी भी जारी है। ये स्ट्राइक पानी के तौर पर है, ये स्ट्राइक व्यापार के तौर पर है, ये स्ट्राइक एयर स्पेस के तौर पर है। ये तस्वीरें आपको दिखा दें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। दरअसल एक बड़ी बैठक इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है और इस बैठक में तीनों सेना के प्रमुख मौजूद हैं। इस बैठक में रक्षा मंत्री मौजूद हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद हैं, विक्रम मिस्री इस बैठक में मौजूद हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में मौजूद हैं, सीडीएस मौजूद हैं इस बैठक में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक प्रधानमंत्री आवास पर पीएम के नेतृत्व में चल रही है। दरअसल सीज फायर हुआ है और इसके बाद प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी दी जा रही है, उस पर चर्चा की जा रही है। आगे क्या स्टेप लेना है, आगे क्या किया जा सकता है, इस पर भी संभव चर्चा हो रही होगी, क्योंकि केवल सीज फायर हुआ है। अब मैं आपको फिर बता दूं कि अभी जो हमने कदम उठाए थे पाकिस्तान से तनाव के बीच, हमने कोई भी कदम वापस नहीं लिया है। सिंधु जल संधि या सिंधु जल समझौता जिससे हम बाहर आ गए थे, हमने ब्रेक कर दिया था, वो अभी भी ब्रेक ही है। सिंधु जल समझौता हो या फिर करतारपुर कॉरिडोर रोकने की बात हो, वो भी बंद है। अभी पाकिस्तानियों का वीजा जो रद्द कर दिया गया था वो भी एज इट इज कदम अभी बना हुआ है, या कहें कि डिसीजन बरकरार है। एयर स्पेस हमने पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया था, वो भी अभी लागू है। तो आपने लोगों को भी सुना, अपने नेताओं को भी आपने सुन लिया। सीज फायर को लेकर सबके अपने अपने सुझाव और बयान है, लेकिन सवाल पाकिस्तान का है, क्योंकि कायराना हरकत को हर कोई जानता है। आज इसी पर हम महा डिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन सवालों पर नजर आज के हमारे बड़े सवाल। घबराया पाक क्यों युद्ध विराम पर आया? वाकई घबराहट इतनी ज्यादा थी पाकिस्तान की? दूसरा सवाल, क्या आतंकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और तीसरा सवाल, क्या आतंकियों को पालना पाकिस्तान बंद करेगा? भले ही सीज फायर
जी हाँ, भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि आतंकियों को पालना क्या वाकई बंद कर देगा पाकिस्तान? चर्चा करें सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। एयर कोमोडोर रिटायर्ड मृगेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत स्वागत सर आपका। फिरोज सिद्दीकी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है सर आपका। ब्रज गोपाल लोया जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट सुधीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और प्रियंका राणा जी भी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एयर कोमोडोर रिटायर मृगेंद्र सिंह जी के पास में जाऊंगा। मृगेंद्र सिंह जी, बहुत सारी बातें हमने ये 5 दिन का लगभग घटनाक्रम देख लिया, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना इतिहास रहा है। हर बार वो भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, चाहे वो पुरानी जंगें हो या फिर जो हमने एयर स्ट्राइक या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, सब कुछ वो भूल जाता है। सवाल यही है हर व्यक्ति के मन में, हर भारतीय के मन में जो देश के साथ खड़ा हुआ है कि क्या कुत्ते की पूंछ सीधी होगी क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होगी जी, क्योंकि इतने सारे वाकये जब से पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ तब से देखिए आप कितने वाकये हुए हैं कि पाकिस्तान को हर बार मुंह की खानी पड़ी, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद फिर से वही अपना रवैया अपना लेता है। अब इस बार किन शर्तों पर भारत सरकार ने इस सीज फायर के लिए एग्री किया है, उनको हमें देखना पड़ेगा। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है, ना कभी भारत ने कभी अपनी तरफ से कभी पहले अटैक किया है, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो फिर भारत ने इन पिछले 3-4 दिनों में यह दिखा दिया कि हमारी क्या ताकत है और हम क्या कर सकते हैं। शायद यही कारण था कि भागता हुआ, भीख मांगता हुआ पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और तरह तरह के प्रेशर्स लगाने की कोशिश की, मगर मुझे पूरा भरोसा है अपनी लीडरशिप पर, और मैं ये मान सकता हूँ कि अगर भारतवर्ष ने एग्री किया है सीज फायर के लिए तो अपनी कुछ कड़ी शर्तें भी रखी होंगी जो कि आने वाले दिनों में सामने आएंगी, और मेरे ख्याल से ये निर्णय हो सकता है कि सही हो। चाहे शुरुआत में भले कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, शुरू में मुझे भी नहीं अच्छा लगा था कि हम जब जीत की तरफ बढ़ रहे थे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे, तब हमने इतनी जल्दी क्यों सीज फायर किया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत कड़ी शर्तें रख करके तब आगे बढ़े होंगे। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है। और हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ गए, प्रियंका राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। लेकिन मृगेंद्र जी, मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है, पाकिस्तान पे हम वाकई अभी भी भरोसा कर सकते हैं क्या? दूसरा जिक्र आपने किया कि बहुत कुछ सोच समझ कर किया होगा, हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए, बहुत सारे लोग ये भी चाह रहे होंगे कि शायद भारत फिर फिसल जाए, तो ये सारे पहलू रहे होंगे जब कोई ये बड़ा फैसला लिया गया है। वैश्विक दबाव भी कई बार काम करता है। मृगेंद्र जी, देखिए, एकदम आपका सही कहना है जी कि भारत एक इतनी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है कि इस समय इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो, उसको अवॉइड अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए जी। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो दुश्मन देश हैं, पाकिस्तान हो या और कोई देश हो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये प्रयास किया होगा कि भारत को किसी तरह से एक युद्ध में ड्रॉ किया जाए जिसलिए इनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुक जाए। और आप जहां तक सवाल पाकिस्तान का कर रहे हैं, पाकिस्तान एक झूठा देश है जी, पूरा विश्व इसको जानता है। पूरे दुनिया में कहीं पे भी टेरर अटैक होते हैं वहां पाकिस्तान की छाप जरूर मिल जाती है, तो पूरी दुनिया का भी भरोसा पाकिस्तान से हट चुका है। लेकिन ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इस बार एक लेसन मिल गया होगा कि अब दोबारा अगर ऐसी हिम्मत करोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाए। तो उन बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये निर्णय सही हुआ है, जिसमें अपने भारतवर्ष की प्रोग्रेस भी अफेक्टेड नहीं होगी और एक लेसन भी दिया जा चुका है पाकिस्तान को अच्छी तरीके से। बिल्कुल, बड़ा लेसन शायद पाकिस्तान ने जरूर यहां से ले लिया होगा। ब्रजगोपाल लोया जी, सबसे पहले बधाई, पाकिस्तान अपने घुटनों पर आया। दूसरा, हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी, हर या कहें कि तीनों सेना तैयार थी। दूसरा, विपक्ष भी आपके साथ खड़ा रहा, या कहें कि देश आज एक था और उसका नतीजा ये रहा कि भले ही सीज फायर हुआ हो लेकिन हमारी शर्तों पर हुआ है, जवाब देने के बाद हुआ है। लोया जी, नहीं देखिए, बिल्कुल आज ये भारत माता की जय का दिन है
और ये पहली बार अवसर नहीं आया, ये आज 5वीं बार अवसर आया है कि पाकिस्तान अपने घुटनों पर आया है और भारत से रहम की भीख मांगता है। हम बचपन से सुनते आ रहे थे, बचपन से हम सुनते हैं कि क्षमा वीरस्य भूषणम, ये हम सुनते चले आ रहे लगातार। आज भारत ने अपने उस नीति वाक्य को पुनः सिद्ध करके बताया है कि हाँ, हम क्षमा करते हैं, मगर क्षमा कब करते हैं वो भी शर्त है भारत की कि क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो। भारत ने केवल 3 दिन में दुनिया को ये बता दिया है कि भारत की ताकत क्या है, भारत की सेनाओं की क्षमता क्या है। और आज अभिनंदन भारत के राजनीतिक नेतृत्व के साथ साथ उन सेना के जवानों का भी है जिन्होंने सब्र और संयम का वो परिचय पूरी दुनिया में दिया है जो अपने आप में एक मिसाल होगी कि हमने अपनी सरहद में रहते हुए पाकिस्तान को घुटने में लाने का काम किया है। और देखिए, एक बात आप और हम सब जानते हैं, जब सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि यदि पाकिस्तान इसका कोई जवाब नहीं देता है तो हमारे लिए ये कार्रवाई समाप्त है। मगर इसके बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत की और हमारे कुछ शहरों पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश करी, इसलिए हमें यह कहना पड़ा। परंतु एक शर्त बहुत महत्वपूर्ण जो इसमें आज जुड़ी है पाकिस्तान के साथ बातचीत में, कि अगर भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे पाकिस्तान की तरफ से एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और भारत उसे युद्ध की तरह लेगा। तो ये जो आज हुआ है ये निश्चित है इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बात ये वाकई ये बड़ी लाइन है कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर भारत पर अब कभी आतंकी अटैक करने की कोशिश होती है, आतंकी साजिश रची जाती। फिरोज सिद्दीकी जी, बहुत फिर बधाई दूंगा आप दोनों बड़े सियासी दलों को या कहें सरकार को, विपक्ष को, कि भाई एक साथ इस मौके पर सब साथ खड़े नजर आए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा फिरोज सिद्दीकी जी कि अब ये खत्म हो गया मामला, लगभग अगर शांत होता है 12 तारीख के बाद भी तो फिर सियासत शुरू हो जाए, बाल की खाल निकालनी शुरू हो जाए। और ये सवाल मेरा अब लोया साहब से भी होगा। सिद्दीकी जी, पहले आप देखिए। ऐसा है कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं होता जी। इंदिरा गांधी होने के लिए शेरनी का कलेजा चाहिए। हम ये कहते हैं कि इंदिरा जी को भी 1971 में अमेरिका ने दबाव में लाया था, मृगनेंद्र सिंह जी बता देंगे, और उन्हें हिंद महासागर में अपना जहाजी बेड़ा भेज दिया था। इंदिरा जी ने कहा नहीं, मैं अपने कदम वापस नहीं लूंगी, और हमने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी जी और समस्त विपक्ष से ये बात हो गई थी कि हम पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाएंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो याद रखेगा, और हमारी बात ये भी हो रही थी कि हम पीएके को अपने कब्जे में लेंगे। हमने अपनी सेना को वापस सीज फायर किया क्यों? हमें जाना था इस्लामाबाद जाके हमारी सेनाएं मजबूत हैं और साहसी सेना है, और उन्होंने जो शौर्य 4 दिन के अंदर दिखाया मैं उनको सलाम करता हूं। लेकिन उनके हाथ रोक दिए इस सरकार ने। हम जाते मुजफ्फराबाद में बैठते, इस्लामाबाद में बैठ के तिरंगा फहराते और फिर कहते पाकिस्तान से अब आओ और अब बात करो हमारी शर्तों पर। तो आपने पहले ही सीज फायर कर दिया। पाकिस्तान तो ट्वीट कर रही है उनकी गवर्नमेंट कि हम हमारी संप्रभुता, सोवियनिटी और टेरिटोरियल किसी भी मामले से जो है हम समझौता नहीं करेंगे। तो अब आपने क्या किया है वो बता दीजिए। चलिए ठीक है आप ये लाइन मिल गई कि कांग्रेस को भाई सहमत नहीं है अब कांग्रेस इस सीज फायर से। मैं इस पर एक जरूर रिएक्शन लूंगा, सहमत इस बात से। ठीक है, मैं लोया जी का रिएक्शन लूंगा, लेकिन मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। सुधीर सिंह जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है सर आपका। लेकिन लोया जी, आपकी लाइन से सहमत नहीं है कांग्रेस? नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज हम नहीं चाहते थे कि इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करें, मगर यदि आप ये कह रहे हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि उस समय जो इंदिरा जी ने शिमला समझौता किया था, क्या लिखा था इस देश के इतिहासकारों ने कि समझौतों की मेजों पर शोणित नीलाम नहीं होगा। ये लिख रहे थे उस दिन। और भारत की सेना जब पहुंच गई थी, मुजफ्फराबाद के आगे निकल गई थी, रावलपिंडी में जब भारत की सेना थी, तो इंदिरा जी ने उसे लौटाया क्यों? आज मैं इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था, मगर दुर्भाग्य कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो मित्र हैं, इन लोगों को क्या मालूम कौन सी समस्या। और मैं तो गर्व के साथ कहता हूं कि भारत माता हजारों साल तपस्या करती है, तब एक इंदिरा गांधी जैसी बेटी और एक नरेंद्र मोदी जैसा बेटा पैदा करती है। मगर सवाल इस बात का है कि जिनको सिर्फ राजनीति करना है, जिनको सिर्फ देश को बांटना है, इनके लिए सारी चीजें बेकार है। मैं फिर से कहता हूं, बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं कि आज भी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस भाषा में बोलेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। मगर यदि आप बोलते हैं
तो ये आपको मुबारक है, जनता देख रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुधीर सिंह जी हमारे साथ बने हुए। सुधीर जी, लेकिन भले ही सीज फायर हो गया हो, 12 तारीख को फिर डीजीएमओ आपस में बात करेंगे, वो औपचारिक ऐलान तब होगा। हमने अभी भी जो स्ट्राइक शुरू की थी, जो कदम उठाए थे वो रोके नहीं है। सिंधु जल समझौता ब्रेक है तो अभी भी ब्रेक है, और ऐसे कई कदम उठाए थे वो जारी हैं। अब मेरा सवाल यह कि पाकिस्तान क्या सामने से नहीं लड़ सकता है, लेकिन क्या वो आतंकियों को पालना छोड़ देगा? क्या वो फिर से ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाएगा आतंकियों के? इस पे हम भरोसा कर सकते हैं क्या? देखिए, पाकिस्तान जब तक है आतंकियों से उसका गलवहियां चलता रहेगा। पाकिस्तान और आतंकवाद एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये एक हाथ के उंगलियां हैं, ये अलग नहीं की जा सकती। पाकिस्तान जब तक रहेगा आतंकवाद रहेगा, चूंकि पाकिस्तान ने 1977 के बाद से टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी का एक अभिन्न हिस्सा मान लिया है, और वो आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगा। अब सरकारें तैयार हुई हैं तो किस आधार पे हुई हैं वो सरकारें जाने, लेकिन मैं मानता हूं कि ये समय नहीं था सीज फायर करने का, और सीज फायर करके कहीं न कहीं जो एक जज्बा बना था देश के लोगों का और आर्मी का एक मनोबल बना था, और पाकिस्तान इससे बुरी हालत में इतिहास में कभी नहीं होगा जितना आज है। इस अवसर को हमने खो दिया है। अब जो तर्क दें लोग, सरकार में रहने वाले ऐसा नहीं है कि परम ज्ञानी हो जाते हैं, संसार के एकमात्र ज्ञानी होते हैं, बाकी लोग जो हैं उनके सेवक हो जाते हैं। वो भी देश के ही लोग हैं, लेकिन उन्होंने गलत निर्णय लिया है, ये मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। अगर यही समझौता वार्ता में आ जाना था तो फिर ये एस्केलेशन क्यों किया आपने? अगर आपकी हैसियत नहीं है लड़ने की तो क्यों आपने एस्केलेशन किया? आप चुपचाप रह जाते जैसे मनमोहन सिंह रहते थे कि जवाब तो दिया ना सुधीर जी, हमने जवाब दिया ना, हमने अटैक भी किया। अगर उन्होंने हमारे ऊपर पलटवार किया तो उसका उससे बड़ा, उससे तगड़ा जवाब दिया। आपने अटैक किया तो अटैक को अंजाम तक पहुंचाएंगे ना, कि आर्मी को आगे बढ़ा के मरवा के पीछे भाग जाएंगे आप? ये कोई तरीका है? इस तरह से दुनिया की कोई आप विश्व पावर बनिएगा? ठीक है, आपने जो बात कही इस पर जी ठीक है। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट्स बने हुए हैं, उनसे मैं जरूर इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले प्रियंका राणा जी हमारे साथ बनी हुई। प्रियंका राणा जी, लग रहा था कि शायद इस पर सियासत ना हुआ, सीज फायर हो गया, लेकिन चर्चा में ऐसा लग रहा है कि अभी तो बाल की खाल निकाली जानी बाकी है। जी, और प्रशांत जी, हमेशा से जो हमारा देश रहा है वो हिंसा के विरोध में रहा है, कभी भी युद्ध के फेवर में रहा ही नहीं है, तो हमने कभी युद्ध चाहा नहीं। लेकिन हाँ, इस बार जो 28 मासूम लोगों की हत्या की गई, जो शहीद हुए पहलगाम में, तो पूरा देश के अंदर एक आक्रोश था। पूरा देश चाहता था कि इस पर कड़ा संदेश दिया जाए। जो पाकिस्तान है, जो हमेशा आतंकवाद को सपोर्ट करता आया है, हमेशा हमारे पीठ के पीछे खंजर भोंकता आया है, उस पाकिस्तान को एक सबक सिखाया जाए। तो लोगों की भावनाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देना बनता था। आज बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि ये विरोध कर रहे हैं कि इस तरह से सीज फायर क्यों किया गया, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए, हमारे देश में शांति बनाए रखने के लिए और पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए इस तरह के कदम उठाने जरूरी होते हैं। सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता है। हाँ, हमने कड़ा संदेश दिया है, हमारा संदेश आतंकियों के विरोध में था। हमारा जो हमने जो उनका हमला किया था वो हमने सिर्फ आतंकियों को खत्म करने के लिए किया था, मासूम लोगों की हत्या करने के लिए नहीं किया था। तो ये बात भी लोगों को समझनी चाहिए। हर चीज को राजनीति के पालने में तोड़ने से बजाय आपको ये समझना चाहिए कि आज हमारा संदेश वो पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ है कि क्या शर्तें रखी गई हैं, किन शर्तों पर हमने सीज फायर किया है। पहले उन शर्तों को सामने आने दीजिए, तभी तो हम ये बताएंगे ना कि हमारा देश ने किस तरह से सीज फायर किया है और सही मायने में घुटने पर आया है कि नहीं पाकिस्तान। तो उससे पहले इस तरह की बातें करना कि हमने गलत कर दिया है, हमारा जो डिसीजन है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे सरहद पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, वो जान लगा करके इस युद्ध को लड़ रही थी और उन्होंने बहुत हद तक अपना जो काम है बहुत ही अच्छे से किया। लेकिन क्या आप लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ जोश में आकर के उन मासूम लोगों की भी हत्या की जाए? क्या हमारे जो डिफेंस आर्मी है वो बेवजह मारी जाए?
तो इस तरह की चीजें हैं। सरकार ये बड़ा पहलू, ठीक बात है, आपने ठीक कहा, ये बड़ा पहलू है कि क्या हमारे जवानों की शहादत क्यों हो, अगर उसके बगैर भी चीजें बेहतर हो सकती हैं तो ये भी ठीक है। मैं एयर कॉमोडोर मृगेंद्र सिंह जी के पास फिर जाऊंगा। मृगेंद्र जी, मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक पहलू पर जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि आज अगर विश्व बिरादरी भारत के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ तो उसकी वजह है कि हम एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति हैं, बहुत बड़े बाजार हैं। चीन हमारे खिलाफ खुलकर नहीं आया है, ये एक बड़ी वजह है। चीन से बहुत बड़ा व्यापार हमारे साथ है। मिडिल ईस्ट के देश अगर हमारे खिलाफ नहीं आए हैं तो यह भी एक बड़ी वजह है कि बड़ी आर्थिक शक्ति है हम। सऊदी अरब जो हमेशा पाकिस्तान की तरफ खड़ा होता था वो आज हमसे बात कर रहा है, उसकी वजह एक है कि उनसे हमारा बड़ा व्यापार है। तमाम जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, रशिया हो, वो एक बड़ी वजह है, उसकी बड़ी वजह है हम बड़ी आर्थिक शक्ति लगभग बन गए, चौथे पायदान पर हैं। और अगर युद्ध लंबा चलता तो बहुत बड़ा नुकसान वहां होता। क्या ये पहलू ध्यान में रखने की दरकार नहीं थी? क्या सीज फायर अगर हो गया है तो और भी पहलू हैं? मृगेंद्र जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमें सीज फायर नहीं करना चाहिए। अभी एक हमारे साथी ने बोला बहुत जोश में कि हमें सीज फायर नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था और हमें अंजाम तक ले जाना चाहिए था। मैं यही कहना चाहता हूं, जैसा आपने मेंशन किया अभी कि भारत जिस रफ्तार से एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है और बन चुका है, उस स्थिति में हमको ये देखना है कि हमारे देश की उन्नति हो, हमारे जो सबसे जो गरीब से गरीब इंसान हैं उसको अच्छी लाइफ मिले, और साथ ही साथ हम अपनी ताकत भी इन्हें दिखाएं। जो हमारे विरोध में देश हैं उनको ताकत दिखाएं। तो मेरे ख्याल से 4 दिनों में जो एक्टिविटी हुई है वो उससे एक बहुत अच्छा संदेश गया है। और हमारी जो मैडम अभी बोल रही थी, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि जरूरी नहीं कि हम हजारों लोगों को वॉर में झोंक दें जिसमें दोनों पक्षों को वो नुकसान हो, और कब तक हम लड़ेंगे। मैं वैसे पेशे से एक फौजी हूं, एक सोल्जर हूं, मैं फाइटर पायलट हूं, और मैं खुद चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, जो कि हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने दिखा दिया इस वॉर में 4 दिनों में। मगर हमें एक सीमा तक ले जाना है। भारत एक बहुत ही मैच्योर देश बन चुका है, भारत की एक अलग इमेज बन चुकी है पूरे विश्व में, और हमें बहुत गंभीरता से हर निर्णय लेना है। और मेरे ख्याल से जो निर्णय लिया गया है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक छोटा रिएक्शन और चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है। जी सुधीर जी। देखिए, अपना अपना मत है, बिल्कुल। मैं कोई वार मोंगरर नहीं हूं, मुझे लोगों को मरवाने में कोई खुशफहमी नहीं आती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप सांप को आधा मरा छोड़ देते हैं तो सांप आपको काटेगा। आप कुछ भी कहें, प्रधानमंत्री कोई बन गया तो ऐसा नहीं है कि वो भगवान हो गया कि वो जो बोलेगा वही सत्य होगा। हकीकत यह है कि वो सांप काटेगा। किस रूप में काटेगा, देश की जनता त्रस्त होगी। आप विश्व गुरु बनने चले हैं, तीसरी शक्ति बनने चले हैं, और फिर गीदड़ भभकी किस बात का? क्यों लड़े आप? आपको लड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर ये सारी ह्यूमन कैजुअलिटीज की बात है, इकोनॉमी के प्रॉब्लम की बात है, तो ये ऑल ऑफ अगर हमारे पास अटैक हुआ है तो हम जवाब भी ना दें क्या उसका? आतंकी अटैक अगर हुआ है सुधीर जी, बिल्कुल जवाब दें, लेकिन जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि एक ईंट फेंक करके भाग जाएं। ये कोई बात नहीं हुई। ये आफ्टर ऑल एक कंट्री की बात है। पाकिस्तान जैसा मरा हुआ देश जिसका कोई प्रियंका जी की आवाज ओपन करें, उससे आप भाग चले हुए। क्या क्या इससे क्या निकला? देश कहाँ खड़ा है? अभी सुधीर जी जो बोल रहे हैं कि सांप जो है वो काटेगा, अरे भाई सांप काटेगा तो उसका फन कुचलना भी हमारे देश को आता है और हमारी डिफेंस फोर्सेस को आता है, और यही डिफेंस फोर्सेस ने करके भी दिखाया है, जवाब देकर के। लेकिन मतलब ये नहीं है कि हम लोग अपनी जो आर्म फोर्सेस है उनके बारे में ना सोचे। आज किसान के बेटे बिल्कुल ये गलत है, फैसला पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनका इंतजार करते हैं, तो बेमतलब की लड़ाई भी करना अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी चीज का संदेश हमें देना था तो हमने दे दिया है, तो उसके बाद युद्ध विराम होना देश के हित के अंदर है, देश की इकोनॉमी के अंदर है, देश के नागरिकों के हित के अंदर है। तो ये बात समझनी चाहिए। नारे और ये इकोनॉमी की बातें करके देश को युद्ध में झोंक देना कहाँ तक है? देख लीजिए हालत का, यूक्रेन की हालत देख लीजिए। चलिए मृगेंद्र जी से एक और सवाल, मृगेंद्र जी से सवाल मेरा। मृगेंद्र जी, दर्द नहीं हुआ लोगों को? नहीं मृगेंद्र जी, वाकई क्या अब हमारी सेनाओं के मोरल पर कोई असर है जैसा सुधीर जी कह रहे हैं? दूसरा एक बात और, हमारे पास क्या वाकई जी बहुत छोटा एक पीओजेके को हाथ में लेने का मौका था, एक बहुत छोटे कम शब्दों में सर? मृगेंद्र जी
देखिए, ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती इतना हम और आप अपने अपने ड्राइंग रूम में रख करके बैठ करके बातें कर लेते हैं। और सुधीर जी ने जैसा बोला कि एक प्रधानमंत्री बन गए तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री कोई निर्णय लेते हैं तो उसमें हजारों इनपुट्स उनके पास होते हैं, हजारों एडवाइजर्स होते हैं, उनके पूरे विश्व भर के इनपुट्स उनके पास आते हैं और तब ये निर्णय लिया जाता है। ये एक इंसान का निर्णय नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने 140 करोड़ जनता की सुरक्षा का जिम्मा है। पीएम का अगर जिक्र करें तो उस लिहाज से 140 करोड़ की लोगों के बारे में सोचकर कोई भी फैसला जो लिया जाता है वो लिया जाता है। सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महा डिबेट में आज बस इतना ही।